मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर हिंदी उपन्यास से संबंधित कुछ मुख्य क्वेश्चन आंसर को लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से पीजीटी के लिए, नेट के लिए और सुपर टेट जो होने वाला है इसमें भी। वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद जी की कहानी और उपन्यास के विषय में ज़्यादातर सामान्य एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र जी के बारे में यह किसका कथन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब आप लोग पूछेंगे कि दलित वर्ग आप लोगों को पता है, अपमानित वर्ग, उपेक्षित वर्ग आप लोगों को पता है कि 1900 सदी के आसपास जो है प्रेमचंद्र जी ने जो कहानियाँ लिखी है वह उस समय का जैसे सामाजिक परिस्थिति थी उसको उन्होंने अपने कहानी या उपन्यास में चित्रित किया है। और प्रेमचंद जी के विषय में यदि पूछा जाए कि यथार्थवादी लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी जैसा यथार्थवादी लेखक दूसरा कोई नहीं हुआ। प्रेमचंद जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है यथार्थवादी, ठीक, कि प्रेमचंद निम्न में से कौन यथार्थवादी लेखक है? एकदम यथार्थ वास्तविक चित्रण करते थे। और प्रेमचंद जी की रचनाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगा दलित वर्ग, पद दलित यानी गरीब वर्गों को, और जो समाज से उपेक्षित हैं, गरीब वर्ग हैं या फिर निम्न जातियों के हैं, और वैसे लोग जो गरीबी रेखा से बिल्कुल ही नीचे हैं, खेतीहर हैं, मजदूर हैं। देख लीजिए आप गबन उपन्यास, निर्मला उपन्यास, गोदान, इन सबको यदि आप लोग देखेंगे या पढ़े तो सब लोग होंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य से जो कोई भी पढ़ा होगा सबको पता होगा। प्रेमचंद्र जी के विषय में हर व्यक्ति जानता होगा। तो इनके विषय में ऐसा कथन कहा किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। देखिए, गोदान की बात आ गई। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है, ठीक। और गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की रचना है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो आप लोग देखिए, कायाकल्प प्रेमचंद्र जी का है, प्रेमाश्रम प्रेमचंद्र जी का है, सेवा सदन प्रेमचंद्र जी का है। तो इसका मतलब आदर्श हिंदू यही प्रेमचंद्र जी का नहीं है। और आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं है। होता क्या है कि एग्जाम में हम लोगों ने देखा कि हाँ, यहाँ पर प्रेमचंद्र और उपन्यास, देखिए प्रेमचंद्र और उपन्यास दो चीज़ को पढ़ते हैं और पहले देख ली कायाकल्प पर एक तो प्रेमचंद्र जी का, बस इसी पर लगा दिए। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। देखिए, कायाकल्प पढ़ लिया, ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी का है। सेवा सदन में भी प्रेमचंद्र जी का, प्रेमाश्रम में भी प्रेमचंद्र जी का है। लेकिन जब चारों पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि हाँ, आदर्श हिंदू यह तो प्रेमचंद्र जी का नहीं लग रहा है और इसमें पूछ क्या रहा है, नहीं। तो उपन्यास और प्रेमचंद्र जी के अलावा नहीं शब्द भी पढ़ना होगा। अर्थात हम लोगों को क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। यानी आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है या नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो आदर्श हिंदू प्रेमचंद्र जी की उपन्यास नहीं है प्रेमचंद्र जी का। आगे देखिए, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? आप लोगों को पता है, जो गबन जो उपन्यास होता है, इस उपन्यास में बहुत कम उम्र की 16 साल की लड़की होती है और 35 साल का लड़का होता है, उससे उसकी शादी नहीं, गबन में नहीं, सॉरी, निर्मला में, ठीक। निर्मला में ही 16 साल की लड़की होती है और 35 साल का लड़का होता है, उससे उसकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पर अनमेल दहेज प्रथा, और यह केवल दहेज की कमी के कारण, क्योंकि माँ बाप गरीब होते हैं और वो लोग जैसे
आप लोग अब भी देख रहे होंगे गरीब परिवार में लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि जाओ तुम्हारे पति के घर में तुमको मिलेगा सब चीज़, गहने वगैरह तुम पति के घर में ही पहनोगे, पति तुम्हारे लिए ये गहना लाएगा वो गहना लाएगा इत्यादि, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारे लिए ये गहना आएंगे। वही बात निर्मला के जीवन में भी था। निर्मला एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और दहेज न होने के कारण अनमेल विवाह कर दिया जाता है, यानी 35 साल से के लड़के से उसका विवाह कर दिया जाता है और जिसके बहुत दुष्परिणाम निकलते हैं। और जबकि गबन उपन्यास में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी जो है गरीबी को दर्शाया गया है। इसमें आदमी क्या करता है कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए गबन करता है। गबन का मतलब चोरी होता है, ठीक, चोरी कर लेता है कुछ पैसों का और उससे अपनी पत्नी के लिए के गहने के शौक़ को पूरा करता है। पत्नी बहुत गहना प्रेमी होती है और उसके गहना प्रेम के शौक़ को पूर्ण करने के लिए पति लाता है उसके लिए गहने, यानी कुछ पैसे चोरी करके लाता है, जिसको लेकर पूरी उपन्यास लिखी गई है। गबन की मोटी सी उपन्यास है और उसमें किस तरीके से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो गहने उसके पास पहले से रह रहे होते हैं वे भी बिक जाते हैं और कहाँ कहाँ जेल में जाता है, फिर छुड़वाया जाता है, फिर क्या होता है, तमाम चीज़ें उसमें हैं। सब कुछ यहाँ पर वर्णित नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे गबन उपन्यास किसका है, तो प्रेमचंद जी का है। निर्मला उपन्यास भी प्रेमचंद जी का ही है। गोदान भी प्रेमचंद जी का है। कायाकल्प भी प्रेमचंद जी का है। जैसे इसी में पूछ दिया कि दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को लेकर प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास लिखा, और यदि पूछ दिया जाए कि गहना स्त्रियों के गहने प्रेम को लेकर कौन सा उपन्यास है, तो गबन उपन्यास है, ठीक है। गोदान उपन्यास जो है इसमें खेतिहर मजदूर का वर्णन हुआ है इत्यादि। आगे देखिए, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में उठाया। देखिए वही बात हो गई जो मैंने आप लोगों को बताया है कि पूछ देता है कि मतलब मुख्य सारांश से कि इस कहानी से या कथानक से कि दहेज प्रथा वाली बात किसमें कही गई, कुलीनता का प्रश्न किस उपन्यास में आता है, और पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में उठाया, तो सेवा सदन में उठाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है, ठीक, किस उपन्यासकार ने, गोपाल राम गहमरी ना, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमचंद जी, कौन किसने उभारने का प्रयास किया है, ठीक है। सवारी चाहूँगी। हाँ, अब इसमें देखिए, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है, तो प्रेमचंद जी ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारा है। जैसे खेतिहर मजदूर है तो उसकी क्या मानसिकता है, ठीक है। निर्मला जो कि उपन्यास की नायिका होती है उसकी क्या मानसिकता है ना, और उसका चरित्र कैसा है निर्मला का। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने अपने हिंदी के उपन्यासों में घटना को प्रमुखता न देकर चरित्र को प्रमुखता दिया है, ठीक। आगे देखिए, कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है, कौन सा उचित है। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, अथवा उपर्युक्त सभी। बताइए क्या होगा, तो उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिए हैं प्रेमचंद जी, और जीवन की वास्तविक, मैंने अभी बताया ऊपर ना कि यथार्थवादिता, इनकी कहानियों में उपन्यासों में यथार्थवादिता मिलती है, तो चाहे यथार्थवादिता कहिए चाहे वास्तविकता कहिए, जो यथार्थ समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, उसको केंद्र बिंदु बनाकर प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों का
रचना की, उपन्यासों की। कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ा। तत्कालीन, उस समय की जैसी परिस्थितियां थी, अभी इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेमचंद जी के समय की जैसी परिस्थितियां रही है, उसको प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में उभारा है। कि उस समय आप लोग जान ही रहे थे कि उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थीं। अब तो काफ़ी विकसित हो गया है देश हमारा, लेकिन उस समय बहुत सारी समस्याएं थी। गरीबी थी, मजदूरों की अलग समस्या थी, कृषक वर्ग की अलग समस्या थी, गरीब वर्ग की अलग समस्या थी, दलितों की अलग समस्या थी, स्त्रियों की अलग समस्या थी, स्त्री जाति की मतलब उनको निम्न समझा जाता था इत्यादि। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। बताइए प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई। नंबर 1 का क्वेश्चन है और यह कहीं पर भी पूछा जा सकता है। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को महाकाव्य का संज्ञा दिया गया है? तो गोदान उपन्यास को महाकाव्य का संज्ञा दिया गया। गोदान, ठीक, गोदान, प्रेमचंद जी का जो गोदान उपन्यास है इसको महाकाव्य की संज्ञा दिया गया है। ठीक, तो आज तक के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ और ट्रिक से भी बताने वाली हूँ, बिना ट्रिक का भी मैं बताने वाली हूँ। मतलब ट्रिक से भी बताऊँगी और डीप में भी पढ़ाऊँगी, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुँचे। देखिए, यदि आप लोगों को ट्रिक से चाहिए तो मैं बता दूं। देखिए, जैसे गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में होता है। ठीक, तो याद कर लीजिए कि 35 गायों का दान, प्रेमचंद जी ने 35 गायों का दान दिया। आप लोग जानते जो भी इनकी कहानियां रही हैं, प्रेमचंद जी प्रगतिवादी लेखक रहे हैं और प्रगतिवादी युग जो है 1920 से 1943, हाँ 1920 से 43 तक चला है। तो देखिए, प्रेमचंद जी ने 35 गायों का दान दिया। 1900 तो आप याद रखना कि सब जगह 1900 आएगा, लेकिन उसके आगे की जो संख्या है 35, इसको ही आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो प्रेमचंद जी ने 35 गायों का दान दिया था, ऐसे आप लोग याद करिए। चाहे प्रेमचंद जी 35 गायों का दान दिए हों या न दिए हों, लेकिन आप लोग याद करने के लिए याद कर लीजिए कि 35 गायों का दान किसने दिया? प्रेमचंद जी ने। बस गोदान में देखिए गाय का दान आ जा रहा और 1935 में 35 आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा कि गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में रहा है। अब प्रेमचंद जी की कहानी कौन सी नहीं है? ये तो कौन सी नहीं है पूछा है, आदर्श हिंदू नहीं है। ठीक, अच्छा, दहेज प्रथा, निर्मला, आप लोग जान लीजिए। देखिए, इसमें नाम है निर्मला। निर्मला एक लेडीज पात्र होती हैं जिनकी आत्मा बिल्कुल निर्मल होती है, और आजकल के ज़माने में जिसकी आत्मा निर्मल होती है उसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सताया जाता है। तो दहेज प्रथा जैसी, अनमेल विवाह जैसे दुष्परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? निर्मला को भोगना पड़ेगा। एक लेडीज पात्र हैं और निर्मला गरीब है, या मान के चलिए कि निर्मला नाम की और होती भी हैं। निर्मला नाम की एक लेडीज पात्र हैं और वो गरीब होती हैं, तो गरीबों को ही तो झेलना पड़ता है सारी समस्याएं, है ना। नहीं तो धनी वर्गों में देखिए कितना बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं शादी ब्याह में। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए कि निर्मला एक लेडीज पात्र होती हैं और जिनके निर्मल हृदय होने के कारण लोग दहेज प्रथा और अनमेल विवाह जैसे दुष्परिणाम को निर्मला से भुगवाते हैं, या फिर निर्मला को भोगना पड़ता है ऐसे परिणामों को उस समय की परिस्थितियों में, तत्कालीन परिस्थितियों में, जिस समय प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास की रचना की, निर्मला। ठीक, अब रही बात दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में उठाया? सीधी सी बात है कि जहाँ पर सेवा की बात है, सदन मतलब सभा और सेवा। ठीक है, कोई एक सभा लगी होती है, सदन मतलब घर भी होता है, समझ लीजिए बड़ा सा घर है, और उसमें सेवा की बात यदि की जाए तो दहेज दिया जाता है। कुलीनता का प्रश्न, यदि सेवा लेनी हो किसी से तो दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी समस्याओं को उठाना पड़ेगा। ठीक है, उठाना पड़ेगा, यानी कि उसकी जो भी समस्या है, सामने वाले व्यक्ति से यदि हमको सेवा लेनी है तो उसकी समस्याओं
को या तो हमें दूर करना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा या उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस तरीके का से आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए, और बाकी इसमें कुछ जो ट्रिक लायक है नहीं, जो ट्रिक लायक होगा उसमें आप लोगों को अवश्य ही ट्रिक बताई जाएगी। और हमने बहुत सारे वीडियो में ट्रिक बता रखी है, बहुत सारी ट्रिकी वीडियो हमने आप लोगों को दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक चैनल में जो है हर पॉइंट्स को ट्रिक से बताने का प्रयास किया गया है। वैसे यहाँ पर कुछ ट्रिक लायक था नहीं ज़्यादा, तो हमने ट्रिक से नहीं बताया। और वैसे भी मैंने इस वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दिया है। कितने क्वेश्चन थे इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 क्वेश्चन था। और हो सकता है आप लोग बोर हो रहे होंगे कि वीडियो लंबी हो गई है। और आप लोग हमारे वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए, ताकि आप लोग जो पढ़िए वह तुरंत का तुरंत याद हो जाए, दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, नोट्स नहीं बनाने पड़े, तुरंत के तुरंत याद हो जाए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।